Good morning, students. Today we will start our next unit, that is from nuclear physics, unit number 2. Name is nuclear models and nuclear forces. So start करते हैं. First topic of this lecture is our liquid drop model. Liquid drop model. This was given by Bohr. Now, first topic is similarity between nuclear matter and small drop of a liquid. न्यूक्लियर मैटर और लिक्विड की एक स्मॉल ड्रॉप के बीच में क्या सिमिलरिटी है वो स्टडी करेंगे हम. सो देयर आर न्यूमरस similarities between nuclear matter and small drop of a liquid. Number one is a small liquid drop has spherical shape. This is due to the symmetrical surface tension force acting towards the center. Now हम जानते हैं कोई भी स्मॉल लिक्विड है उसकी ड्रॉप का जो शेप होता है लाइक अ स्फीयर होता है हमारे पास, स्फेरिकल शेप. और उसका कारण क्या होता है? That is due to the symmetrical surface tension. We have studied about surface tension force, and symmetrical means it is acting equally from all sides, and ये act करता है towards the center of the liquid drop. It means कोई liquid drop है उसके चारों तरफ surface की तरफ से center की ओर एक force लगता है, that is uniform, symmetrical. ठीक है, उसके कारण हमारे पास क्या है, जो लिक्विड ड्रॉप है दैट विल हैव अ स्पेरिकल शेप. इन द सेम वे न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट बियर्स स्पेरिकल शेप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स. इसी तरह से कोई न्यूक्लियस है हमारे पास, उसकी भी शेप स्पेरिकल होती है और उसका कारण क्या होता है, दैट इज अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स. दैट इज अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स. आई विल टेल यू दैट न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है. इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच एक्ट बिटवीन न्यूक्लियंस, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में. ठीक है, जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, और इसी न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियस की शेप होती है दैट इज स्पेरिकल. नंबर 2, डेंसिटी ऑफ अ स्पेरिकल ड्रॉप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम. किसी भी स्पेरिकल लिक्विड ड्रॉप की जो डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी होती है, वो अपनी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है. इसी तरीके से न्यूक्लियर डेंसिटी इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स न्यूक्लियर वॉल्यूम. इसी तरीके से न्यूक्लियर डेंसिटी भी क्या होती है, न्यूक्लियर वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती है. नंबर 3, द मोलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन. लिक्विड ड्रॉप के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार मोशन में रहते हैं एंड दे मूव रैंडमली. मतलब वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं करते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस. ड्यू टू रैंडम कोलिजन्स बिटवीन दीज मोलिक्यूल्स सम ऑफ द मोलिक्यूल्स गेट एवोपरेटेड. ठीक है, और जब ये मोलिक्यूल्स आपस में रैंडमली कोलाइड करते हैं तो दे विल गेट एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच दे गेट्स एवोपरेटेड, यानी कि वो लिक्विड को छोड़कर एवोपरेट हो जाते हैं, वेपर की फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है उनकी. In the similar manner, because of random collisions between various nucleons, a group of nuclear particles may pick up enough energy which may result in escape of some nucleons. ऐसा क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियस रैंडमली मूवमेंट करते हैं तो दे मे कोलाइड विद ईच अदर. जब कोलाइड करेंगे हो सकता है कुछ पार्टिकल्स के पास अनफ एनर्जी आ जाए कि वो न्यूक्लियस को एस्केप कर जाए. ठीक है, नेक्स्ट, the binding energy per nucleon of a nucleus is constant just like the latent heat of vaporization of a liquid. Now what is binding energy? Binding energy is the energy which is required to make free all the nucleons of a nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सबको फ्री करने के लिए, मतलब न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, किसी एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस के न्यूक्लियर फोर्स के फील्ड से फ्री करने के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी एक न्यूक्लियन, मान लेते हैं प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स है उससे फ्री करने के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड.
वो होती है कोई लिक्विड को अगर आप गर्म करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले वो हम सपोज कर लेते हैं, नहीं कोई लिक्विड है उसको गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करेगा और इस दौरान क्या होगा, जो लिक्विड है उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, वो लिक्विड लिक्विड ही रहेगा, बट उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा नॉर्मल टेम्परेचर से उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर उसको फर्दर हीट करते हैं तो वो आपका जो लिक्विड पार्टिकल है वो आपका वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये दोनों की दोनों एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों के कांस्टेंट है। नंबर 5, as a drop of liquid consists of large number of molecules which are present in the same volume. Similarly, nucleus is made up of large number of protons and neutrons present in the same nuclear volume. लिक्विड की ड्रॉप के अंदर बहुत सारे मतलब यू नो डैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर अगर हम सेम न्यूक्लियर वॉल्यूम को एज्यूम करते हैं तो यू विल गेट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Number 6, as a drop of liquid cannot be compressed. Similarly, nucleus cannot also be compressed. मतलब उसको compress करना, उसकी वॉल्यूम को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर डिक्रीज करना पॉसिबल नहीं है, both in the case of liquid drop, in the case of a nucleus. Okay, now small drop of the liquid combine to form a big drop of the liquid. Similarly, small nuclei combine to form big nucleus. This is known as nuclear fusion. जैसे कि लिक्विड ड्रॉप में होता है, टू स्मॉल ड्रॉप्स ज्वाइन करती है आपस में टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। इन द सेम वे स्मॉल न्यूक्लियाई जो होते हैं आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा कंबाइन करके एक बिग न्यूक्लियस को बना सकते हैं। इधर दिखा रखा है हमारे पास that we are having 4 number of hydrogen atoms which will join together to form a helium nuclei plus 2 positrons and with the emission of some energy. Number 8, a very big drop of the liquid breaks up into smaller droplets. Similarly, heavy nucleus breaks up into smaller nucleuses. जैसे कि हम एक बड़ी ड्रॉप होती है वो स्मॉल ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ऐसे ही हैवी न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर फ्यूजन का फेनोमेना होता है, उसके द्वारा वो स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर ब्रेकअप हो सकता है। एग्जांपल दिखा रखे यूरेनियम 235 के ऊपर जब आप बोmbardment करते हैं किसकी, एक सिंगल न्यूट्रॉन की, तो इट विल ब्रेक अप इनटू 2 न्यूक्लियाई, बैरियम 144 एंड क्रिप्टॉन 89 with the emission of 3 neutrons and gamma rays. Number 9, in case of liquid drop, cohesive force between the molecules is same. Similarly, nuclear forces among all the nucleons is almost same. हम जानते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स के बीच में हमेशा कोहेसिव फोर्स काम करता है और कोहेसिव फोर्स की जो वैल्यू है वो सभी मॉलिक्यूल्स के लिए सेम होती है। अगर आपका जो लिक्विड बना हुआ है अगर वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है तो उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा वो भी सेम होगा। इसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं न्यूक्लियस के बीच में वो भी सेम होते हैं। मतलब प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगा, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स दिखा रखा है इट इज़ नियरली इक्वल, यानी कि ये भी क्या इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास थी सिमिलरिटी बिटवीन द लिक्विड ड्रॉप एंड द न्यूक्लियर मैटर, यानी कि फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेन कीजिए न्यूक्लियर फिजन को ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। बड़ा आसान है। बोहर एंड व्हीलर सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इन दोनों ने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। Whenever a liquid drop is put under some motion, it starts to oscillate and its shape changes to prolate oblate spheroid। तो obvious सी बात है, अगर आप किसी लिक्विड सिस्टम को मोशन में डालते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर जो ड्रॉप्स होगी वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी इधर उधर, और जो उनकी शेप है वो स्फेरिकल से प्रोलेट या फिर ओब्लेट की तरह से हो जाती है। प्रोलेट यानी कि इन द वे ऑफ ए एग,
एंड ओब्लेट मीन्स इन द वे ऑफ ए इलिप्स, इस तरह की शेप ये रिटर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन फोर्स टेंड टू अपोज दिस चेंज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम जानते हैं लिक्विड ड्रॉप के ऊपर जो सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट करता है वो क्या करेगा, वो जो उनकी शेप में चेंज आने के लिए अपोज करेगा। ठीक है, इन दिस प्रोसेस लिक्विड ड्रॉप मूव्स टू द अदर एक्सट्रीम डिस्टोर्शन, यानी कि मान लीजिए कोई लिक्विड ड्रॉप था, वो स्फेरिकल शेप से प्रोलेट की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन जब वो प्रोलेट की तरफ मूव करता है, मतलब प्रोलेट शेप पे पहुंच गया, पहुंचने के बाद उसकी फर्दर मूवमेंट को वो रोकता है, कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा, इससे जो आपका लिक्विड ड्रॉप है वापस स्फेरिकल शेप की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन जिस दौरान वो स्फेरिकल शेप की तरफ मूव कर रहा है, अब वो प्रोलेट ना होकर ओब्लेट शेप को रिगेन कर लेगा। इसलिए बोल रहे हैं इन दिस प्रोसेस लिक्विड ड्रॉप मूव्स टू द अदर एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन। अगर पहले प्रोलेट था तब वो ओब्लेट बन जाएगा, अगर पहले ओब्लेट था देन इट विल रिगेन दी प्रोलेट स्टेट। नाउ अंडर द presence of this external motion, distortion goes on increasing and finally liquid drop gets splitted। और अगर बाहर का जो मोशन कंटिन्यू है तो ये डिस्टोर्शन है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जो फाइनली लिक्विड ड्रॉप हो जाएगी आपकी, डेट विल गेट स्प्लिटेड, वो टूट जाएगी। ये आपकी इनिशियल स्टेज है, देन ये ओब्लेट, मोर ओब्लेट एंड देन फाइनली इट विल गेट स्प्लिटेड। इसी तरीके से हम बात करते हैं इन द सेम वे व्हेन ए न्यूक्लियस गेट्स डिस्टोर्टेड, न्यूक्लियर फोर्स काउंटर, जब किसी न्यूक्लियस के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, तो जो उसके न्यूक्लियर फोर्स है वो काउंटर करेंगे, काउंटर यानी कि बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। किसको, अब इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, तो है लॉन्ग रेंज रिपल्सिव फोर्स। मान लीजिए प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। ठीक, तो ये हमारे पास दूसरा है न्यूक्लियस का इनर्शिया। अगर कोई इनर्शिया क्या होता है, अभी कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियर फोर्स है ये इन दोनों फोर्सेस के एडिशन को काउंटर करेगा, बैलेंस करने की ट्राई करेगा। बिकॉज ये तो क्या कर रहा है, ये तो मूव कर रहा है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप में स्टेबल रहे, और ये दोनों फोर्स क्या चाह रहे हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है वो अपनी शेप को डिस्टोर्ट कर दे। अगर न्यूक्लियस की जो डिस्टोर्शन है स्मॉल है, यानी कि बाहर से जो हमने फोर्स लगाया वो कम है, तो क्या होगा, तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा इन दोनों के एडिशन से। अगर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, वापस न्यूक्लियस अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। ठीक है, और यानी कि न्यूक्लियस आप डज नॉट स्प्लिट, यानी कि न्यूक्लियस जो है आपका वो स्प्लिट नहीं करेगा, और गिव्स अप इट्स एक्साइटेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। ठीक है, और अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो उसको बाहर से मिली है उसको वो गामा रेज की फॉर्म में गिव्स आउट कर देगा। नेक्स्ट है फॉर हाइयर डिस्टोर्शन ऑफ न्यूक्लियस। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के ऊपर बाहर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स, ये है न्यूक्लियर फोर्स, वो कम हो जाएगा इन दोनों के एडिशन से। यानी कि जो फोर्स न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप में वापस भेज रहा था वो कम है, और जो न्यूक्लियस को तोड़ रहा था वो ज़्यादा है, यानी कि न्यूक्लियस फाइनली गेट्स स्प्लिटेड इनटू द 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, टूट जाएगा, विच इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आपकी इनिशियल स्टेज थी, ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेज है, और ये आपकी फाइनल स्टेज है। तो आई होप आप समझ में आपको आ गया होगा न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो ये दो टॉपिक थे आपके जो आपने स्टडी करने हैं, रीड करने हैं। अगर कुछ टर्म समझ में ना आए तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखना है, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।